हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियोस में आपको प्लेटो से संबंधित जानकारी दी गई थी, जिन्हें विस्तार में जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेटो के वीडियोस देख सकते हैं। आज हम आपको अरस्तु के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टूडेंट्स, आज हम आपको अरस्तु के बारे में बताएंगे। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो चलिए हम अरस्तु के बारे में जानते हैं। यूनान के दार्शनिक मनीषियों में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम उल्लेखनीय है। वह यूनान की अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान था। यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया, लता की भांति प्लेटो में फैला और पुष्प की भांति अरस्तु में खिल गया। गुरु शिष्यों की इतनी महान 3 पीढ़ियां विश्व इतिहास में बहुत कम दृष्टिगोचर होती हैं। सुकरात महान के आदर्शवादी तथा कवित्व में शिष्य प्लेटो का यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला शिष्य अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। मानव जीवन तथा प्रकृति विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो उसके चिंतन से अछूता बचा हो। उसकी इसी प्रतिभा के कारण कोई उसे बुद्धिमानों का गुरु कहता है, तो कोई सामाजिक विज्ञान में नवीन विषयों का जन्मदाता कहता है। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक तथा राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में हुआ। अरस्तु न केवल राजनीति विज्ञान के ज्ञाता हैं, बल्कि जीव विज्ञान के भी जनक हैं। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांतों में अनेक अनुदारवादी मान्यताएं भले ही दृष्टिगोचर होती हैं, परंतु यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य में उनके विचार प्लेटो के राजनीतिक विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त अरस्तु आगमनात्मक पद्धति के साथ साथ राज्य की उत्पत्ति तथा शासन के वर्गीकरण विषयक महत्वपूर्ण सिद्धांतों के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। आपको पता है, अरस्तु ने सर्वप्रथम तुलनात्मक शासन का व्यवस्थित अध्ययन भी किया है, तभी तो इन्हें तुलनात्मक शासन का जनक भी कहा जाता है। यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि तुलनात्मक अध्ययन का जनक कौन है, तुलनात्मक शासन किसने लाया? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि तुलनात्मक शासन अरस्तु की देन है और अरस्तु ही तुलनात्मक शासन के जनक हैं। स्टूडेंट्स, आज विश्व अरस्तु से एथेंस के विचारक के रूप में परिचित है, किंतु वह एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। उसका जन्म मकदूनिया के तट पर स्टेगीरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां उनके पिता शाही चिकित्सक थे। स्टेगेरा की परंपरागत संस्कृति यूनान से भिन्न थी। मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अरस्तु का पालन पोषण संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। 17 वर्ष की अवस्था में वह प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एथेंस आया और उसकी शिक्षण संस्था अकादमी में सम्मिलित हुआ। उसने अपने जीवन के अगले 20 वर्ष अर्थात 347 ईस्वी पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक का समय इस अकादमी में विद्या अध्ययन में व्यतीत किया। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित था और उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा करता था। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु अकादमी का प्रधान बनने की आशा करता था। विदेशी होने के कारण उसे वह पद नहीं मिल सका। वह पद प्लेटो के भतीजे को प्राप्त हुआ, जिससे अरस्तु को कुछ निराशा भी हुई। एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु एशिया माइनर ईरान गया और वहां उसने अकादमी की एक शाखा स्थापित की। उसको यहाँ निमंत्रित करने वाला आतानिर्यस का राजा हर्मीस था। वह अरस्तु का बहुत सम्मान करता था और उसने अपनी दत्तक पुत्री पिथियास की शादी भी अरस्तु के साथ कर दी। यहाँ अरस्तु के 3 बड़े वर्ष आनंद के साथ बीते। हर्मीज के दरबार में ही उसे ईरान का पतनोन्मुख निरंकुशवाद देखने का अवसर मिला, जिसका उल्लेख उसने अपनी पॉलिटिक्स में किया है। उसने हर्मीज के दरबार में रहते हुए ही व्यवहारिक राजनीति, अर्थशास्त्र तथा राजतंत्र का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त किया। 342 ईस्वी पूर्व में उसे मकदूनिया बुलाया गया और मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्षीय सिकंदर की शिक्षा का भार भी उसे सौंपा। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। यहाँ आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है। अरस्तु 6 वर्ष तक यहाँ रहा। सिकंदर अपने गुरु का बहुत अधिक सम्मान करता था और 335 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने राजगद्दी पर बैठते ही अपने गुरु के विध्वस्त नगर को पुनः बनवा दिया। जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अरस्तु एथेंस लौट आया और वहां एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जाना गया। एथेंस में उसने अपना एक निजी शिक्षालय स्थापित किया, जो लिसियम के नाम से विख्यात हुआ। वह 12 वर्ष तक इसका प्रधान रहा और इस काल में उसे सिकंदर से बराबर सहायता मिलती रही। 322 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई
तो अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए वह कैलसिस को भाग गया, क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप उस पर लगाया जा चुका था। भागते समय अरस्तु ने कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक ना होकर आत्महत्या का परिणाम थी। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको अरस्तु के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दी। अब हम इसके बाद अरस्तु की रचनाएं जानते हैं। अरस्तु सर्वतोन्मुखी प्रतिभा का विलक्षण व्यक्ति था। उसने लगभग सभी विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे। वैसे उसके ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है। उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स है। उसके विभिन्न विषयों पर लिखे गए ग्रंथों का विवरण है। चलिए हम एक नज़र इस पर डालते हैं। साहित्य में यूडेमस और सोल, पोएटिक्स तथा रिटोरिक आदि। राजनीति में पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, तर्कशास्त्र व दर्शन पर फिजिक्स, डी एनिमा, प्रायर मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन, द पोस्टेरियर एनालिटिक्स, द टॉपिक्स, भौतिक विज्ञान पर मेटरपोलॉजी, शरीर विज्ञान पर हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स। अब हम अरस्तु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स पर एक नज़र डालते हैं। स्टूडेंट्स, अरस्तु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक स्वरूप वाली रचना पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी यह राजनीतिक दर्शन की प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स भावना व कल्पना पर आधारित न होकर व्यवहारिक व यथार्थवादी विचारों से ओतप्रोत है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स को 8 भागों में बांटा है। आइए हम देखें इसके किस भाग में क्या है। पहले भाग में इसने राज्य की प्रकृति और दास्ता का विवेचन किया है। दूसरा, इसमें पूर्व प्रतिपादित सिद्धांतों का ऐतिहासिक अध्ययन तथा प्लेटो के आदर्श राज पर विचार किया गया है। तीसरा, इसमें संविधान के विभिन्न स्वरूपों का विशेषतः राजतंत्र का विवेचन है। इसके साथ ही इसमें नागरिकता और न्याय का भी वर्णन है। चौथे भाग में संविधानों का वर्गीकरण कर उनकी आलोचना की गई है। और अरस्तु ने पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्रांतियों के कारण और उन्हें दूर करने के उपाय पर प्रकाश डाला है। अरस्तु के पॉलिटिक्स के 6वें भाग में लोकतंत्र और धनिकतंत्र का वर्णन है। 7वें भाग में आदर्श राज्य का वर्णन है। और 8वें भाग में आदर्श राज्य के वर्णन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के संविधानों एवं उनकी समस्याओं आदि पर भी विचार किया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में जानते हैं। अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है, क्योंकि उसके गुरु प्लेटो ने जहां आदर्श या कल्पना के सहारे रिपब्लिक लिखी, वहीं अरस्तु ने 198 संविधानों का अध्ययन करके पॉलिटिक्स की रचना की। साथ ही सर्वप्रथम अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों से पृथक कर एक स्वतंत्र शास्त्र का स्थान प्रदान किया और इसके अध्ययन में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अरस्तु को इस बात का श्रेय है कि उसने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग तथा साथ में उसने विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। अरस्तु की विचार पद्धति का दूसरा मुख्य गुण संश्लिष्टता है। अरस्तु ने राजनीतिक घटना चक्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया। अब हम प्लेटो और अरस्तु की पद्धतियों में तुलना करते हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो में प्लेटो के बारे में जाना था। अब हम इस बार आपको अरस्तु के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, इसलिए हम उन दोनों की अध्ययन पद्धतियों में तुलना कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्लेटो की जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिए गए हैं, जिस पर आप प्लेटो के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम प्लेटो और अरस्तु की पद्धतियों में तुलना करते हैं। प्लेटो की शैली काव्यात्मक, कल्पनात्मक, आदर्शात्मक, कलात्मक व साहित्य है, जबकि अरस्तु की शैली वैज्ञानिक, व्यवहारिक, गद्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। प्लेटो के लिए निरीक्षण, परीक्षण आदि कोई भी बात महत्व नहीं रखती, जबकि अरस्तु के विचारों का आधार निरीक्षण व परीक्षण शैली है। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है, जबकि अरस्तु की पद्धति आगमनात्मक है। प्लेटो अपने पूरे दर्शन में एक ऐसे दार्शनिक के रूप में भटकता दिखता है जिसे अतिमानव की खोज है, जबकि अरस्तु यथार्थ के धरातल पर एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में दिखता है जो अति विज्ञान का अन्वेषण करना चाहता है। प्लेटो ने राजनीति में नैतिकता को शामिल किया है और दोनों को एक ही माना है, जबकि अरस्तु के लिए राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र अलग अलग विषय हैं। स्टूडेंट, प्लेटो और अरस्तु की पद्धतियों की तुलना के बाद अब हम अरस्तु के न्याय सिद्धांत को जानेंगे।
स्टूडेंट, आप अरस्तु के न्याय सिद्धांत को ध्यान से सुनिएगा, इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्लेटो की भांति अरस्तु भी न्याय को महत्वपूर्ण मानता है, परंतु प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा से अरस्तु का न्याय मेल नहीं खाता। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के तमाम नैतिक गुण यानी सद्गुण का व्यवहारिक रूप ही न्याय है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब मानवीय सद्गुण कार्य या आचरण में प्रदर्शित होता है तो वह न्याय के नाम से जाना जाता है। हम एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का ईमानदार होना सद्गुण है, और जब वही व्यक्ति दूसरे के साथ ईमानदारी का व्यवहार करता है तो वही ईमानदारी का व्यवहारिक रूप न्याय हो जाता है। इस तरह न्याय नैतिक गुण यानी सद्गुण से भी श्रेष्ठ है। अरस्तु का कहना है कि राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के बीच एकता बनाए रखने में न्याय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्याय के कारण ही हम सत्य एवं असत्य, न्याय एवं अन्याय, उचित एवं अनुचित का निर्धारण करते हैं। अरस्तु न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उसे दो भागों में बांटता है, पहला पूर्ण न्याय और दूसरा विशिष्ट न्याय। पहले हम पूर्ण न्याय के बारे में जानते हैं। पूर्ण न्याय तमाम सद्गुणों का योग पूर्ण न्याय है। पूर्ण न्याय का व्यक्तिगत कम, सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा महत्व है। जब व्यक्ति स्वयं की भलाई यानी कल्याण के साथ साथ पूरे समाज की भलाई चाहता है तो वहाँ पूर्ण न्याय की झलक मिलती है। पूर्ण न्याय में नैतिकता का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसके कारण व्यक्ति सामाजिक हित की कामना करता है। सार रूप में कानून एवं नैतिकता से परिपूर्ण आचरण करना ही पूर्ण न्याय है। अरस्तु की नज़र में कानून, नैतिकता एवं सद्गुण तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नैतिकता और सद्गुण व्यक्ति की आंतरिक विशेषता है, और जब यह बाह्य जीवन में परिलक्षित होता है तो उसे न्याय कहा जाने लगता है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि पूर्ण न्याय केवल आदर्श राज्य व नैतिक समुदाय में ही संभव है। अब हम अरस्तु के विशिष्ट न्याय के बारे में बात करेंगे। अरस्तु के अनुसार विशिष्ट न्याय पूर्ण न्याय का ही एक भाग है, जिसका संबंध विशेष प्रकार के कल्याण या भलाई से होता है। विशिष्ट न्याय में नैतिक आचरण एवं समानता का व्यवहार समाहित होता है। विशिष्ट न्याय से ही व्यक्तियों के बीच उचित एवं अनुचित व्यवहार की प्रेरणा मिलती है। विशिष्ट न्याय का स्वरूप सापेक्षिक यानी अनुपातिक होता है, जिसमें योग्यता अनुसार पदों का वितरण होता है तथा उन पदों का क्षेत्र अधिकार सुनिश्चित होता है। विशिष्ट न्याय को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए बार्कर द्वारा विशिष्ट न्याय के लिए दी गई परिभाषा है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बार्कर द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है विशिष्ट न्याय के लिए। विशिष्ट न्याय समान व्यक्तियों के समुदाय का वह गुण है जो एक ओर तो अपने सदस्यों को उनकी योग्यता अनुसार पद एवं पुरस्कार प्रदान करता है और दूसरी ओर एक सदस्य को दूसरे सदस्य के क्षेत्र अधिकार में बिना अधिकार प्रवेश पर रोक लगाता है। और इसको शॉर्ट रूप में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विशिष्ट न्याय हर व्यक्ति के क्षेत्र अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है और समुदाय के प्रति उसकी देन के अनुसार समुचित पद पर उसे प्रतिष्ठित करता है। आइए हम इसके बाद पूर्ण न्याय और विशिष्ट न्याय में अंतर देखते हैं। पूर्ण न्याय को व्यक्ति की तमाम अच्छाई या सद्गुणों का योग माना जाता है, जबकि विशिष्ट न्याय को सद्गुण का एक पहलू माना जाता है। पूर्ण न्याय का क्षेत्र अधिकार बहुत ही व्यापक है, इसके अंतर्गत मनुष्य की तमाम अच्छाई यानी सद्गुण समाहित है, जबकि विशिष्ट न्याय का क्षेत्र पूर्ण न्याय की तुलना में कम है। विशिष्ट न्याय सद्गुण के केवल उस पहलू का सूचक है जिसके कारण मानवीय संबंधों में यथोचित व्यवहार देखने को मिलता है। पूर्ण न्याय मुख्यतः नैतिकता एवं सद्गुण पर आधारित होता है, जबकि विशिष्ट न्याय साम्य या औचित्य और समानता पर आधारित होता है। स्टूडेंट, अब हमने अरस्तु के पूर्ण न्याय और विशिष्ट न्याय में अंतर देखा। इसके बाद आता है अरस्तु का वितरणात्मक न्याय। विशिष्ट न्याय के स्वरूप को और ज़्यादा स्पष्ट रूप से जानने के लिए अरस्तु ने विशिष्ट न्याय को भी दो भागों में बांटा, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। आइए देखते हैं वितरणात्मक न्याय क्या है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। राजकीय पदों, लाभों, उपाधियों और पुरस्कारों का योग्यता एवं दक्षता के आधार पर नागरिकों के बीच वितरण किया जाता है। एक बार और सुनिए, राजकीय पदों, लाभों, उपाधियों और पुरस्कारों का योग्यता एवं दक्षता के आधार पर नागरिकों के बीच वितरण किया जाता है, तो ऐसे न्यायिक कार्य को वितरणात्मक न्याय कहा जाता है। हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है और ये पूछा भी जाता है कि वितरणात्मक न्याय किसने दिया और अरस्तु का वितरणात्मक न्याय क्या है। अब इसके बाद हम सुधारात्मक न्याय देखते हैं।
सुधारात्मक न्याय व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करना है। अरस्तु के ही अनुसार न्याय का यह स्वरूप व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को समानता के आधार पर स्थापित करता है। सुधारात्मक न्याय, जिसे शोधक न्याय के नाम से भी जाना जाता है, दो प्रकार के कार्यों से संबंधित है। ये दो प्रकार के कार्य हैं, समझौता और मुआवजा। सुधारात्मक न्याय एक और दो पक्षों के बीच हुए समझौतों की शर्तों को किसी भी पक्ष द्वारा तोड़े जाने पर उन्हें पुनः लागू करता है, तो दूसरी ओर वह समझौतों के किसी पक्ष द्वारा की गई क्षति को समाप्त करवाने के लिए पुनः ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे क्षतिपूर्ति हो सके और समझौते के पूर्व स्थिति को कायम किया जा सके। और हम इसको सार रूप में ये भी कह सकते हैं कि सुधारात्मक न्याय नागरिक जीवन के सुधार से संबंधित है। स्टूडेंट, आपको मैंने पिछले वीडियो में प्लेटो के न्याय सिद्धांत बताया था। अब हमने यहाँ पे अरस्तु के न्याय सिद्धांत को बताया है। अब इसके बाद हम प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में अंतर देखेंगे और ये भी जानेंगे कि यथार्थवाद और आदर्शवाद को लेकर इन लोगों ने किस तरह के न्याय सिद्धांत दिए हैं। आइए देखते हैं प्लेटो और अरस्तु के न्याय संबंधी धारणा में अंतर। प्लेटो के तमाम राजनीतिक विचारों में उसका न्याय संबंधी सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसका प्रिय शिष्य अरस्तु भी न्याय के संबंध में अपना विचार देता है। इसलिए अरस्तु एवं प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा में अंतर करना आवश्यक है। अरस्तु और प्लेटो दोनों की न्याय संबंधी धारणा में अंतर करते हुए सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि प्लेटो की प्रथम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदर्शवादी ग्रंथ रिपब्लिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु न्याय है और उसके तमाम राजनीतिक दर्शन के आधार स्तंभ भी न्याय हैं, जबकि अरस्तु के चिंतन में न्याय एक पहलू मात्र है जिसकी चर्चा अरस्तु अपने राजनीतिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के क्रम में करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो जितना न्याय को महत्व प्रदान करता है, अरस्तु न्याय को उतना महत्व प्रदान नहीं करता है। प्लेटो का न्याय मानवीय आत्मा के गुणों के अनुसार कार्यों का संपादन एवं गैर के कार्यों में हस्तक्षेप है, जबकि अरस्तु का न्याय एक और तमाम सद्गुणों का योग है। इसको हम पूर्ण न्याय भी कह सकते हैं। तो दूसरी ओर राज्य के प्रति अपनी देन के अनुपात में राजकीय पद, सम्मान और पुरस्कार को पाना है वितरणात्मक न्याय। प्लेटो का न्याय इस बात पर जोर देता है कि हर व्यक्ति के पास मानवीय आत्मा के तीन तत्वों में से एक तत्व की प्रधानता होती है और व्यक्ति का कर्तव्य है कि उन तत्वों के अनुसार ही कार्यों का संपादन करें। अर्थात प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, जबकि अरस्तु के न्याय संबंधी धारणा को अधिकार मूलक कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन रहा है कि प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है और अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक है, क्योंकि उसने न्याय का मतलब अधिकार से जो लगाया है, यानी अरस्तु का न्याय अधिकार प्राप्ति से संबंधित है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत का वर्गीकरण नहीं करता, जबकि अरस्तु ने तो अपने न्याय सिद्धांत को वर्गों एवं उपवर्गों में विभाजित कर दिया है। प्लेटो का न्याय मानवीय आत्मा से जुड़ा हुआ है। प्लेटो का न्याय मानव के अंतःस्थल की एक मूल्य की विशेषता है, जबकि अरस्तु का न्याय मानवीय जीवन के बाह्य कार्यों से संबंधित है। प्लेटो का न्याय आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है, जबकि अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी धारणा में कानून को महत्व दिया है। अरस्तु के न्याय संबंधी सिद्धांत के अब तक के विश्लेषण से हम उसकी कुछ विशेषताएं आपको बता रहे हैं। अरस्तु के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं आप नोट कर लीजिएगा। अरस्तु का न्याय सिद्धांत कानून पर आधारित है। अरस्तु का न्याय कर्तव्य पालन न होकर अधिकारों की प्राप्ति है। अरस्तु का न्याय सिद्धांत वर्गीकृत है। अरस्तु का न्याय मानव के बाह्य क्रियाकलाप यानी आचरण से जुड़ा है। अरस्तु के न्याय सिद्धांत में आनुपातिक समानता की धारणा देखने को मिलती है। अरस्तु न्याय सिद्धांत को आवश्यक मानता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं। अरस्तु का न्याय सिद्धांत व्यवहारिक माना जा सकता है। इसके वितरणात्मक स्वरूप के न्याय को देखते हुए अरस्तु के अनुसार न्याय संपूर्ण नैतिक गुणों की अभिव्यक्ति है। अरस्तु का पूर्ण न्याय व्यक्ति के तमाम सद्गुण यानी अच्छाइयों का समूह है। अरस्तु के न्याय सिद्धांत को भी रचनात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि अरस्तु अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से राज्य या समाज में क्रांति एवं कलह नहीं होने देना चाहता। स्टूडेंट, हम अपने अगले वीडियो में आपको अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत, राज्य सिद्धांत, संपत्ति सिद्धांत, आदर्श राज्य सिद्धांत, अरस्तु का दासता संबंधी सिद्धांत, क्रांति संबंधी सिद्धांत, नागरिक सिद्धांत और अरस्तु का सर्वोत्तम संविधान या मिश्रित राज्य सिद्धांत बताएंगे। स्टूडेंट, यह चैनल मैंने उन छात्रों के लिए तैयार किया है जो यूपीएससी,
CSC तथा UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक फुल पैकेज दिया जा रहा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप चैनल तथा वीडियोस को सब्सक्राइब व लाइक करें, प्रश्न के लिए कमेंट करें तथा शेयर करें। थैंक यू।